नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम 14 और 15 मई 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मई 2024 के महीने में ऑपरेशन तैनाती के हिस्से के रूप में किस भारतीय नौसेना जहाज ने वियतनाम का दौरा किया। ठीक है, तो इसमें INS किल्टन ने वियतनाम का दौरा किया था, जबकि INS शक्ति और INS दिल्ली ने, तो इन दोनों ने मलेशिया का दौरा किया था। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यानी INS किल्टन। हाल ही में वियतनाम और मलेशिया के दक्षिण पूर्वी देशों में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े की तैनाती का अभियान संपन्न हुआ है। ठीक है, तो ये पूर्वी बेड़े की तैनाती का अभियान था, जिसे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भेजा गया था। भारतीय नौसेना के जहाज़ों की तैनाती भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और सागर पॉलिसी, ठीक है, सागर पॉलिसी जिसको हिंदी में फुल फॉर्म है सभी के लिए सुरक्षा और विकास की नीति। ठीक है, तो इन दोनों पॉलिसी या नीतियों के तहत ये तैनात किए गए थे। पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियर एडमिरल राजेश धनखड़ की कमान के तहत INS दिल्ली और INS शक्ति 12 मई 2024 को मलेशिया के कोटा किनाबालू बंदरगाह पहुंचे थे। ठीक है, तो ये दोनों पहुंचे थे मलेशिया के कोटा किनाबालू बंदरगाह। ठीक है, जबकि 12 मई 2024 को ही INS किल्टन वियतनाम पहुंचा था। ठीक है, तो ये INS किल्टन पहुंचा था वियतनाम। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ नमो ड्रोन दीदी परियोजना के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। ठीक है, तो इसके साथ मिलकर के शुरू किया है, तो ये महिंद्रा के साथ मिलकर के शुरू किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नोएडा और हैदराबाद में ड्रोन दीदी योजना के तहत 2 पायलट परियोजनाओं के संचालन के लिए महिंद्रा लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, और ये समझौते के तहत ही जो है नोएडा और हैदराबाद में पायलट परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। महिलाओं को कृषि उद्देश्यों के लिए ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए ये पायलट परियोजनाएं राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से नोएडा और हैदराबाद के केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। ड्रोन दीदी कार्यक्रम क्या है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 मार्च 2024 को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है, पूसा, जिसे शॉर्ट में पूसा कहते हैं, ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो इसमें जो है सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम के तहत नमो ड्रोन दीदी परियोजना का शुभारंभ किया था। नमो दीदी ड्रोन योजना के तहत सरकार का लक्ष्य है 15,000 महिला नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों को फसल निगरानी, उर्वरक छिड़काव और बीज बोने जैसे कार्यों में सहायता के लिए कृषि ड्रोन से प्रशिक्षित और लैस करना है। यानी उन्हें ड्रोन भी प्रदान किए जाएंगे और इसका प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर 29 बार चढ़ने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं, तो ये बने हैं नेपाल के कामी रीता बने हैं। नेपाल के कामी रीता ने 29 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, तो ये पहले इनके नाम 28 बार चढ़ने का था और अब ये 29 बार चढ़ने वाले व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने पिछले 30 साल में 29वीं बार चढ़ाई की है। ठीक है, कामी रीता ने पहली बार 1994 में एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त की थी। उन्हें एवरेस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है। एक अन्य नेपाली पर्वतारोही हैं पसांग दावा, इन्होंने भी 27 बार माउंट एवरेस्ट पर अब तक चढ़ाई की है। ठीक है, तो इनके ये प्रतिद्वंदी हैं। ठीक है, हो सकता है ये आगे निकल जाए इनसे, लेकिन फिलहाल इन्होंने 27 बार की है, जबकि कामी रीता ने 29 बार चढ़ाई कर ली है। माउंट एवरेस्ट पर प्रमुख पर्वतारोहियों की बात करें, जो प्रमुख रिकॉर्ड बनाए हैं, तो वो देख लेते हैं। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन थे, तो 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाली मूल के भारतीय शेरप्पा तेंजिंग नॉर्वे, ये दोनों पहले व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पर पहुँचे थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो ये जापान की जुंको ताबेई थी, जो पहली बार पहुंची थी एवरेस्ट पर। ये 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर चढ़ी थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो ये बछेंद्री पाल थी। इन्होंने
23 मई 1984 को इस पर चढ़ाई पूरी की थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? तो ये भारत की संतोष यादव हैं। संतोष यादव, इन्होंने 1992 में और 1993 में 2 बार चढ़ाई पूरी की थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग व्यक्ति कौन है? तो दुनिया की पहली विकलांग व्यक्ति हैं अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा ये भी भारत से हैं, इन्होंने 2013 में ये चढ़ाई की थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की कौन है? तो ये हैं मालवनाथ पूर्णा। मालवनाथ पूर्णा, इन्होंने 2014 में 13 साल 11 महीने की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला कौन है? तो ये हैं संगीता सिंधी बही। इन्होंने 2018 में 53 साल की उम्र में चढ़ाई की थी। अब हम माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित है, ठीक है। और ये हिमालय के महान हिमालय क्षेत्र में स्थित है, नेपाल के महान हिमालय क्षेत्र में, ठीक है। इसे तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है, जबकि नेपाल में इसे सागरमाथा कहा जाता है। सबसे पहली बार 1852 में सर जॉर्ज एवरेस्ट ने इसकी खोज करी थी, ठीक है, या इसको चिन्हित किया था, और उस समय इसको नाम दिया गया था पीक 15, ठीक है। तो शुरुआत में इसका नाम क्या था? पीक 15। बाद में 1865 में इसका नाम बदल करके सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ही इसका नाम माउंट एवरेस्ट कर दिया गया। वर्तमान में इसकी ऊंचाई कितनी है? तो वर्तमान में इसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है, ठीक है। और ये जो माउंट एवरेस्ट है वो प्लेटों के आपस में टकराने से बना है, ठीक है। तो प्लेटें लगातार टकरा रही हैं, जिसके कारण ये निरंतर बढ़ता रहता है। तो इसकी हाइट धीरे धीरे बढ़ रही है। इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण 40 से 50 मिलियन वर्ष पहले भारतीय और यूरोपियन प्लेटों के टकराव के कारण इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। तो ये प्रमुख बातें थी माउंट एवरेस्ट के बारे में। 30वीं सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024 किसने जीती है? तो ये ट्रॉफी जीती है जापान ने फाइनल में पाकिस्तान को 4-1 से हरा करके पहली सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है, ठीक है। तो ये जापान की पहली ट्रॉफी थी, अजलान शाह ट्रॉफी। फाइनल 11 मई 2024 को मलेशिया के इपो शहर में अजलान शाह स्टेडियम में खेला गया था, ठीक है। और इसमें जो है 2024 में 6 टीमों ने भाग लिया था, जापान, पाकिस्तान, कनाडा, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और मलेशिया। तो इन 6 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें से जापान विजेता रहा है, जबकि पाकिस्तान इसमें उप विजेता रहा था। इस बार यानी कि 2024 में भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में भाग नहीं लिया है, ठीक है। भारतीय टीम ने इसमें भाग नहीं लिया था क्योंकि भारतीय टीम पेरिस ओलंपिक की अपनी तैयारी कर रही है, इसलिए भारत ने इसमें भाग नहीं लिया था। लेकिन वैसे देखा जाए तो निरंतर भारतीय टीम इसमें भाग लेती रही है। भारत ने इस टूर्नामेंट को 1985, 1991, 1995, 2009, 2010, तो कुल मिलाकर के भारत ने इसको 5 बार जीता है, ठीक है। तो इस टूर्नामेंट को भारत ने 5 बार जीता है, लेकिन 2024 में भारतीय टीम ने इसमें भाग नहीं लिया था। वर्तमान में हॉकी की पुरुष रैंकिंग की बात करें तो इसमें नीदरलैंड शीर्ष पर है, बेल्जियम दूसरे स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है, जर्मनी चौथे, इंग्लैंड 5वें और भारत 6ठे स्थान पर है, ठीक है। और ये टूर्नामेंट जो हुआ है तो उसमें भी जो है जो सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग वाली टीम थी वो न्यूजीलैंड थी, जिसकी रैंक 10वीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है भारत ने इसमें भाग नहीं लिया था, क्योंकि बड़ी बड़ी टीमें इसमें भाग नहीं लेती हैं, ज़्यादातर एशियाई टीमें ही इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। तो अपनी तैयारी को देखते हुए भारत ने इस टूर्नामेंट में इस बार भाग नहीं लिया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया है। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 मई 2024 को हर साल 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाने के प्रस्ताव को पारित कर दिया है, ठीक है। तो ये प्रस्ताव पास हो गया है और ये पहली बार ये दिवस कब मनाया जाएगा? तो 7 मई को ये प्रस्ताव पास हो गया, तो ये 25 मई 2024 को ही पहला दिवस मनाया जाएगा। हर साल 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में लीबिया के द्वारा रखा गया था, ठीक है, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 160 से अधिक सदस्यों ने इसको जो है वोट करते हुए पास कर दिया। 25 मई 1924 को
1924 के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फुटबॉल प्रतियोगिता में पहली बार दुनिया के सभी क्षेत्रों की टीम ने भाग लिया था। तो जो ओलंपिक है उसमें जो है फुटबॉल 1924 में पहली बार शामिल हुआ था और 25 मई 1924 को पहली बार इसका जो है इसको शामिल किया गया था। तो इसीलिए जो है अब इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी 25 मई 2024 को, ठीक है। तो इसीलिए ये विश्व फुटबॉल दिवस मनाने का प्रस्ताव लीबिया के द्वारा लाया गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पास कर दिया है। तो अब 25 मई को मनाया जाएगा विश्व फुटबॉल दिवस। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आयोजन किया गया रॉटरडैम, नीदरलैंड में। भारत ने विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 में अपना पहली बार मंडप स्थापित किया, यानी कि जो प्रदर्शनी चल रही है तो उसमें अलग अलग देश अपना जो है मंडप स्थापित करते हैं। मंडप का मतलब है कि अपने अपने जो है प्रदर्शनी के लिए जो आइटम होते हैं, हाइड्रोजन से संबंधित खोजें होती हैं, तो उसको स्थापित करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। तो भारत ने भी इस प्रदर्शनी में पहली बार अपना मंडप स्थापित किया था। इस मंडप की स्थापना केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा की गई। इसका उद्घाटन 12 मई 2024 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव भूपिंदर सिंह भल्ला ने किया। तो सिंपल याद रखिए कि भारत ने पहली बार इसमें अपना मंडप स्थापित किया था। और ये जरूर याद रखिए कि ये जो सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था, तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 13 से 15 मई 2024 तक रॉटरडम, नीदरलैंड में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल द्वारा नीदरलैंड सरकार, ज्वेड हॉलैंड प्रांत, रोटरडैम शहर और रोटरडैम बंदरगाह, इन सब की साझेदारी के साथ किया गया था। सिंपली आप ये याद रख सकते हैं कि सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल और नीदरलैंड सरकार ने मिलकर के इसको आयोजित कराया है। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द बर्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर के 2024 के चक्र में कौन सी भारतीय सांस्कृतिक वस्तुओं को शामिल किया गया है, ठीक है। तो यूनेस्को के क्षेत्रीय एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर के 2024 का जो चक्र है तो उसमें ओवरऑल 20 वस्तुओं को शामिल किया गया है, ठीक है। तो इनमें से 3 भारतीय वस्तुएं भी हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन सी हैं, तो ये उपरोक्त सभी हैं, यानी रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकन, तो इन तीनों को ही शामिल किया गया है। भारत के रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकन को एशिया प्रशांत क्षेत्र के यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द बर्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर 2024 के चक्र में 20 वस्तुओं में शामिल किया गया है, ठीक है। तो जो 20 वस्तुएं शामिल की गई हैं उनमें ये 3 भी शामिल हैं। इनको शामिल करने का निर्णय 7 और 8 मई को उलानबटोर, मंगोलिया में आयोजित मेमोरी ऑफ द बर्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक की 10वीं आम बैठक में लिया गया, ठीक है। तो ये जो कहाँ बैठक आयोजित की गई थी, तो उलानबटोर, मंगोलिया में ये बैठक आयोजित की गई थी और उसमें ये निर्णय लिया गया है। भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो ये बने हैं पी श्याम निखिल। तमिलनाडु के पी श्याम निखिल भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। श्याम निखिल ने 2012 में ही आवश्यक जो शर्तें होती हैं तो उसमें से 2 मानदंडों को पूरा कर लिया था, ठीक है। 2 मानदंडों को पूरा कर लिया था, एक मानदंड इनका अधूरा था, ठीक है। तो अब 2012 के बाद 12 सालों के बाद अब इन्होंने तीसरा मानक पूरा किया है और इसी के साथ ये भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, ठीक है। ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 84वें ग्रैंड मास्टर कौन थे भारत के, तो 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी थी आर वैशाली बनी थी 84वीं ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर क्या होता है, तो शतरंज में ये उपाधियां हैं या उपलब्धियां हैं, ठीक है। तो शतरंज में जो जैसा अच्छा खेलता जाता है तो उसको अलग अलग उपाधियां मिलती हैं, ठीक है। जैसे सर्वोच्च उपाधि होती है इसमें विश्व चैंपियन का खिताब होता है इसमें सर्वोच्च, ठीक है। उससे नीचे होता है ग्रैंड मास्टर और उससे भी नीचे होता है अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स और उससे भी नीचे होता है फिडे मास्टर्स और उससे नीचे होता है कैंडिडेट मास्टर्स। तो इनकी ये घटती हुई रैंक है, ठीक है। तो ये घटती हुई रैंक है, यानी कि जो जितना अच्छा प्रदर्शन करेगा उसको तय मानकों के अनुसार अलग अलग उपलब्धियां मिलती जाएंगी और वो इस तरीके से हासिल करता जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रैंड मास्टर जो है खिताब वो भारत में अब तक 85 लोगों को मिल चुके हैं, ठीक है। 85 लोगों को मिल चुके हैं और 85 में ग्रैंड मास्टर बने हैं पी श्याम निखिल। भारत के शतरंज खिलाड़ियों की उपलब्धियों की बात करें तो मैनुअल एरोन 1961 में पहले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बने थे, ठीक है। तो उस समय की ये सर्वोच्च उपलब्धि थी जिसे किसी भारतीय ने हासिल किया था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बने थे 1961 में।
उसके बाद विश्वनाथ आनंद, तो ये 1988 में पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर बने थे। तो पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर बनने वाले कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद। तो ग्रैंड मास्टर बने थे विश्वनाथ आनंद 1988 में। पहली भारतीय महिला अंतर्राष्ट्रीय मास्टर कौन बनी थी? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मास्टर महिला कौन बनी थी भारतीय? तो 1989। तो 1979 में जयश्री खादिकर बनी थी अंतर्राष्ट्रीय महिला मास्टर भारत की। और उसके बाद जो है सन 2002 में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? तो ये बनी थी कोनेरू हम्पी बनी थी पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर। ठीक है, ग्रैंड मास्टर बनी थी, और ये दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला भी ग्रैंड मास्टर बनने वाली थी। और अब तक 3 महिला जो है भारतीय महिला हैं जो ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं। तो इन तीनों के नाम भी दिए गए हैं, जैसे कोनेरू हम्पी, द्रोणावल्ली हरिका और आर वैशाली तो 84वीं ग्रैंड मास्टर थी। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हमने देखी और इनको आप याद रखिए। भारत ने किस देश के साथ चाबहार बंदरगाह के लिए एक टर्मिनल का संचालन करने के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता किया है ईरान के साथ। भारत और ईरान ने 13 मई 2024 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत भारत अगले 10 वर्षों तक ईरान के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह के शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल का संचालन करेगा। ठीक है, तो जो शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल है चाबहार बंदरगाह का, तो उसका संचालन भारत करेगा। ठीक है, जो ईरान का चाबहार बंदरगाह है तो उसमें 2 टर्मिनल हैं, एक शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल है और दूसरा शाहिद कलंत्री टर्मिनल है। तो जो शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल है उसका संचालन मिला है भारत को अगले 10 वर्षों के लिए। यह समझौता जो है तेहरान में हुआ था, जिसमें इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, तो भारत की तरफ से इसको कौन संचालित करेगा? तो इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, तो इन दोनों के बीच ये समझौता हुआ था ईरान की राजधानी तेहरान में। ठीक है, पहले भी भारत का ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह को लेकर के समझौता चल रहा था, लेकिन वो लंबा समझौता नहीं था, प्रत्येक वर्ष उसको रिन्यू करवाना पड़ता था, यानी 1 साल के लिए अनुबंध होता था और हर साल उसको आगे बढ़ाना होता था। लेकिन अब ये पहली बार है कि ये लगातार 10 वर्षों के लिए समझौता किया गया है। तो यह जो समझौता है वो 2016 में पहली बार किया गया था। ठीक है, और इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के द्वारा ही इसको 1 वर्ष के लिए संचालित करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक है, और इस समझौते के तहत प्रत्येक वर्ष अनुबंध का नवीनीकरण किया जाता था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2016 से ये समझौता वैसे तो चला आ रहा है, लेकिन पहले क्या होता था कि 1 वर्ष के लिए ये समझौता होता था और प्रत्येक वर्ष इसको रिन्यू करना पड़ता था। ठीक है, लेकिन अब जो 2024 में हुआ है तो ये लगातार 10 वर्षों के लिए हुआ है, यानी कि 2034 तक भारत इसको संचालित करेगा। ठीक है, और भारत की तरफ से कौन इसको संचालित करेगा? तो इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड इसको संचालित करेगा। अब हम अन्य महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। तो इसमें पहली खबर है इदासिंसा नोंगरोंग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी हैं। ठीक है, तो मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बनी हैं। ये 1992 बैच की IPS अधिकारी हैं और इन्होंने लज्जा राम बिश्नोई का स्थान लिया है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का 72 वर्ष की आयु में कैंसर के कारण दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। ठीक है, तो ये एम्स में भर्ती थे, वहीं पर इनका निधन हो गया और ये भाजपा के नेता थे। कोको कोला इंडिया ने महिला हॉकी को सशक्त बनाने के लिए एवं राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 को प्रमोट करने के लिए हॉकी इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो कोका कोला जो है भारत में महिला हॉकी को सशक्त बनाने के लिए कार्य करेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 14 और 15 मई 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। ठीक है, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, किसी दिन अगर ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं होते हैं तो उसको हम अगले दिन का करंट अफेयर्स इकट्ठा करके लगातार लाते हैं, जैसे कि आज 14 और 15 का एक साथ लाए हैं। ठीक है, तो कई बार हो जाता है कि वीडियो नहीं आता, तो उसके लिए आप परेशान ना रहिए, आपका कोई भी करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा। ठीक है, धन्यवाद।